लॉरेंस एडवर्ड पेज, जिनका जन्म 26 मार्च 1973 को हुआ, एक अमेरिकी व्यवसायी, कंप्यूटर वैज्ञानिक और इंटरनेट उद्यमी हैं, जिन्हें सर्गेई ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की सह स्थापना करने के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। पेज ने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में फिर अप्रैल 2011 से जुलाई 2015 तक 2 बार कार्य किया। जुलाई 2015 में उन्होंने अल्फाबेट इंक, गूगल की पेरेंट कंपनी, के सीईओ का पदभार संभाला, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर नवाचारों की निगरानी करना था। हालांकि 4 दिसंबर 1919 को उन्होंने और ब्रिन ने कंपनी के सभी कार्यकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन पेज अब भी अल्फाबेट के बोर्ड सदस्य, कर्मचारी और नियंत्रक शेयरधारक बने हुए हैं। मार्च 2024 तक ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार पेज की अनुमानित कुल संपत्ति $125 बिलियन और फोर्ब्स के अनुसार $122.8 बिलियन आंकी गई, जिससे वे दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने फ्लाइंग कार स्टार्टअप्स किटी हॉक और ओपनर में भी निवेश किया है। लॉरेंस एडवर्ड पेज का जन्म 26 मार्च लांसिंग, मिशिगन में हुआ था। उनकी मां यहूदी मूल की थी, जिनके पिता बाद में इजराइल चले गए थे। हालांकि पेज की परवरिश धर्मनिरपेक्ष माहौल में हुई, यानी कोई खास धार्मिक प्रभाव नहीं था। उनके पिता कार्ल विक्टर पेज सीनियर ने मिशिगन विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की थी और उन्हें बीबीसी रिपोर्टर विल स्मेल द्वारा कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी माना गया। पेज के पितृपक्षीय दादा दादी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। उनके पिता मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे, जबकि उनकी मां ग्लाइमन ब्रिक्स कॉलेज अतगिनी, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाती थी। जब पेज 8 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। फिर भी उन्होंने अपनी मां और अपने पिता की लंबे समय से साथी रही जॉयस वाइल्डेंथल, जो एमएसयू में प्रोफेसर थीं, के साथ मजबूत संबंध बनाए रखा। करीब 1979 में, जब लॉरेंस पेज सिर्फ 6 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें एक्सडी सॉर्सर कंप्यूटर से परिचित कराया। यह शुरुआती अनुभव पेज की रुचि का कारण बना और उन्होंने जल्दी ही उस मशीन को सीख लिया और उसका उपयोग स्कूल असाइनमेंट्स के लिए करने लगे। पेज ने अपने बचपन के घर को याद करते हुए कहा कि वह अक्सर अस्त व्यस्त रहता था और उसमें कंप्यूटर, विज्ञान और तकनीक से संबंधित मैगजीन जैसे पॉपुलर साइंस बिखरे रहते थे। इस माहौल में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वे पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ने में घंटों समय बिताते थे। लेखक निकोलस कार्लसन के अनुसार यह रचनात्मक और आविष्कारशील सोच उनके माता पिता और घर के वातावरण से विकसित हुई। पेज का पालन पोषण संगीत से भी जुड़ा रहा। उन्होंने कई वाद्य यंत्र बजाए और संगीत रचना की पढ़ाई की। उनके माता पिता ने उन्हें मिशिगन स्थित इंटरलॉकन आर्ट्स कैंप में दाखिला दिलाया, जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। पेज का मानना है कि उनके संगीत प्रशिक्षण ने उन्हें अधीरता और गति पर ध्यान देना सिखाया, जो आगे चलकर कंप्यूटिंग में उनके दृष्टिकोण में शामिल हो गया। वे कहते हैं कि पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स में समय की सटीकता आवश्यक होती है और इसी सटीकता की समझ ने उन्हें गूगल में तेज और प्रभावी प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस पेज की कंप्यूटर में रुचि तब शुरू हुई जब वे 6 साल के थे और उनके घर में पहले जनरेशन पर्सनल कंप्यूटर पड़े रहते थे। इसी शुरुआती संपर्क ने उनकी रुचि जगाई और उन्होंने जल्दी ही इनका उपयोग करना सीख लिया। वे अपने प्राथमिक विद्यालय में पहले छात्र बने जिन्होंने वर्ड प्रोसेसर पर असाइनमेंट जमा किया। उनके बड़े भाई कार्ल विक्टर पेज जूनियर ने उनकी जिज्ञासा और चीजों को खोलने समझने की आदत को बढ़ावा दिया। कार्ल ने लॉरेंस को सिखाया कि चीजों को कैसे खोला जाए, जिससे लॉरेंस की रुचि बढ़ी और वे घर की हर चीज खोलकर यह समझने की कोशिश करते थे कि वह कैसे काम करती है। छोटी उम्र से ही लॉरेंस पेज को चीजें आविष्कार करने की तीव्र इच्छा थी। 12 साल की उम्र तक उन्होंने तकनीक और व्यापार में गहरी रुचि विकसित कर ली थी। वे याद करते हैं कि उन्हें तब से ही पता था कि वे भविष्य में अपनी खुद की कंपनी शुरू करेंगे, जिससे उनकी उद्यमशीलता की भावना स्पष्ट होती है। पेज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ओकेमोस मॉन्टेसरी स्कूल, अब मॉन्टेसोरी रैडमोर, में 2 से 7 साल की उम्र तक ली और फिर ईस्ट लांसिंग हाई स्कूल से 1991 में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय से 1995 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ऑनर्स के साथ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने गर्मियों में इंटरलोकन सेंटर फॉर द आर्ट्स में 2 सत्रों तक फ्लूट और सैक्सोफोन बजाने का प्रशिक्षण भी लिया। पेज ने अपने शैक्षणिक सफर को आगे बढ़ाते हुए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से 1998 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री प्राप्त की,
मिशिगन विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने लेगो ब्रिक्स से एक इनकजेट प्रिंटर बनाया, जो एक तरह का लाइन प्लॉटर था। उन्होंने यह प्रोजेक्ट बड़े पोस्टर को सस्ते में छापने के लिए डिजाइन किया था। पेज ई सोसाइटी की बीटा एप्सिलॉन शाखा के अध्यक्ष भी रहे और 1993 में मिशिगन सोलर कार टीम में भी योगदान दिया। पेज की उद्यमशीलता की भावना उनके स्नातक काल में भी दिखी। उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय की बस प्रणाली को पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से बदलने का प्रस्ताव दिया, जिसमें प्रत्येक यात्री के लिए एक अलग ड्राइवरलेस मोनोरेल कार होती। साथ ही उन्होंने एक ऐसा व्यावसायिक प्लान भी विकसित किया जो सॉफ्टवेयर की मदद से म्यूजिक सिंथेसाइजर बनाने का उद्देश्य रखता था। ये पहल दर्शाती हैं कि पेज ने पहले से ही तकनीक और व्यापार को जोड़ने की सोच बना ली थी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लेने के बाद पेज ने अपने डिसर्टेशन टॉपिक की खोज शुरू की। उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की गणितीय संरचना को एक विशाल ग्राफ की तरह देखने और लिंक स्ट्रक्चर का विश्लेषण करने की योजना बनाई। उनके पर्यवेक्षक टेरी विनोग्राड ने उन्हें इसी दिशा में काम करने की सलाह दी, जिसे पेज ने अपनी सबसे अच्छी सलाह माना। पेज ने वेब पेजों की लिंक संरचना का विश्लेषण करना शुरू किया और पाया कि बैकलिंक्स पेज की प्रासंगिकता के महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अकादमिक प्रकाशनों में साइटेशंस होते हैं। इसी शोध में सर्गेई ब्रिन, जो स्टैनफोर्ड के ही पीएचडी छात्र थे, उनके साथ जुड़े और उन्होंने मिलकर एक महत्वपूर्ण शोध पत्र लिखा, द एनाटॉमी ऑफ अ लार्ज स्केल हाइपरटेक्सचुअल वेब सर्च इंजन, जिसे बहुत सराहना मिली। पेज ने एक ऐसा तरीका विकसित किया जिससे वेब पर बैकलिंक्स की गिनती और मूल्यांकन किया जा सके, यह समझते हुए कि यह उद्धरण के समान है। हालांकि वेब पर उस समय लगभग 10 मिलियन दस्तावेज होने का अनुमान था, पेज ने एक वेब क्रॉलर बनाना शुरू कर दिया। इस परियोजना की जटिलता और विशालता ने ब्रिन को आकर्षित किया और वे इस मिशन में शामिल हो गए। यह मिशन मानव ज्ञान के भंडार को व्यवस्थित और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। ब्रिन और पेज ने बैकरब नामक वेब क्रॉलर से प्राप्त बैकलिंक डेटा के आधार पर पेज रैंक एल्गोरिथम विकसित किया। इस नवीन एल्गोरिथम ने वेब पेजों के बीच बैकलिंक्स की महत्ता का मूल्यांकन किया, जिससे एक ऐसा सर्च इंजन बना जो मौजूदा सर्च इंजनों से अधिक सटीक और कुशल था। पेज के डॉर्म रूम को अस्थायी प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने और ब्रिन ने सस्ते कंप्यूटरों के पुर्जों से एक डिवाइस तैयार किया, जिससे उनके शुरुआती सर्च इंजन को स्टैनफोर्ड के ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जा सका। बाद में उन्होंने ब्रिन के डॉर्म रूम को ऑफिस और प्रोग्रामिंग सेंटर में बदल दिया, जहां वे लगातार अपने सर्च इंजन की डिजाइन पर काम करते रहे। इस प्रोजेक्ट की तेजी से बढ़ती जरूरतों ने स्टैनफोर्ड की कंप्यूटिंग क्षमता पर दबाव डाला। पेज और ब्रिन ने पेज की प्रारंभिक HTML प्रोग्रामिंग क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक साधारण सर्च पेज तैयार किया, जिसमें कोई दृश्य आकर्षण नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई समर्पित वेब डेवलपर नहीं था। उन्होंने चतुराई से उपलब्ध कंप्यूटर पुर्जों का पुनः उपयोग किया, ताकि कई उपयोगकर्ताओं की खोजों को संभालने के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग शक्ति को बढ़ाया जा सके। जैसे जैसे उनका सर्च इंजन स्टैनफोर्ड उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हुआ, क्वेरीज को संभालने के लिए अतिरिक्त सर्वरों की मांग बढ़ती गई। अगस्त 1996 में गूगल का पहला संस्करण स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लॉन्च किया गया, जिसने एक क्रांतिकारी इंटरनेट टूल की शुरुआत की। गूगल के पूर्ववर्ती बैकरब को जावा और पाइथन प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके विकसित किया गया था और यह लिनक्स पर चलने वाले सन अल्ट्रस और इंटेल पेंटियम्स पर कार्य करता था। मुख्य डेटाबेस को 28 GB डिस्क वाले सन अल्ट्रा सीरीज 2 पर होस्ट किया गया था। स्कॉट हैसन और एलन स्टर्नबर्ग ने महत्वपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन सहायता प्रदान की, जबकि सर्गेई ब्रिन ने परियोजना के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। प्रारंभिक चरणों में भी बैकरब ने एक सर्च इंजन की मूलभूत विशेषताएं प्रदर्शित की थी। उपयोगकर्ता क्वेरी दर्ज कर सकते थे और सिस्टम उन्हें महत्व के आधार पर रैंक की गई बैकलिंक्स की सूची देता था। पेज ने महसूस किया कि बैकरब एक क्वेरी टूल के रूप में कार्य कर रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को पृष्ठों की समग्र रैंकिंग और आगे के सुझाव प्रदान करता है। 1998 के मध्य तक बैकरब प्रतिदिन लगभग 10,000 सर्च संभाल रहा था, जिससे पेज और ब्रिन को इसके संभावित प्रभाव का एहसास हुआ। वे समझने लगे थे कि उनका यह आविष्कार काफी व्यापक असर डाल सकता है। पेज और ब्रिन के गूगल के लिए दृष्टिकोण की तुलना अक्सर योहानेस गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से की जाती है। जिस प्रकार गुटेनबर्ग का नवाचार ज्ञान की पहुंच में क्रांति लाया, उसी प्रकार गूगल की सर्च तकनीक ने डिजिटल युग में सूचना की पहुंच को बदल दिया। यह तुलना गूगल के प्रभाव को उजागर करती है, जिसने जानकारी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया।
सर्च इंजन की परिकल्पना के तुरंत बाद पेज और ब्रिन ने वेब खोज से आगे सोचते हुए पुस्तकों को डिजिटाइज करने और स्वास्थ्य सूचना की पहुंच बढ़ाने जैसे विचार किए, जो यह दर्शाते हैं कि उनकी व्यापक सोच दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित और सुलभ बनाने की दिशा में थी। 1998 में सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने फैकल्टी सदस्यों, परिवार और दोस्तों से मिले फंड्स से सर्वर खरीदे और मेनलो पार्क में एक प्रसिद्ध गैरेज किराए पर लिया। सन माइक्रो सिस्टम्स के सह संस्थापक एंडी बेक्टोल्सहाइम का $1 लाख का चेक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि उस समय तक गूगल इंक आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं हुई थी। कुछ समय तक उनके पास वह राशि जमा करने के लिए कोई बैंक खाता नहीं था, क्योंकि आवश्यक कागजी कार्यवाही अधूरी थी। ब्रिन और पेज ने आधिकारिक तौर पर गूगल इंक की स्थापना की, जिसका डोमेन नाम गोगोल शब्द से प्रेरित था, जो उनके सर्च इंजन द्वारा व्यवस्थित की जाने वाली विशाल जानकारी की ओर इशारा करता था। पेज सीईओ बने और ब्रिन सह संस्थापक तथा अध्यक्ष नियुक्त हुए। उनकी मुख्य मिशन था दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ व उपयोगी बनाना। मित्रों और परिवार से मिले $1 मिलियन के लोन की मदद से 2000 की शुरुआत में उनकी टीम माउंटेन व्यू ऑफिस में स्थानांतरित हुई। 1999 में पेज द्वारा छोटे सर्वरों के साथ किए गए प्रयोगों ने गूगल को तृतीय पक्ष गोदामों में कम जगह में सेटअप करने में सक्षम बनाया, जिससे यह प्रतिस्पर्धियों की तुलना में तेज हो गया। जून 2000 तक गूगल ने 1 बिलियन इंटरनेट URLs को अनुक्रमित कर लिया था, जो उस समय तक का सबसे व्यापक सर्च इंजन बन गया। NIC रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों का हवाला देते हुए गूगल ने 560 मिलियन पूर्णतः अनुक्रमित और 500 मिलियन आंशिक रूप से अनुक्रमित वेब पेजों की उपलब्धता की घोषणा की, जो कंपनी की तेजी से बढ़ती प्रभावशीलता को दर्शाता है। गूगल के CEO के रूप में अपने शुरुआती कार्यकाल में लैरी पेज ने 2001 में सभी प्रोजेक्ट मैनेजर्स को निकालने का साहसिक कदम उठाया। उनकी योजना यह थी कि सभी इंजीनियर सीधे एक VP ऑफ इंजीनियरिंग को रिपोर्ट करें, जो सीधे पेज को रिपोर्ट करे। पेज का मानना था कि इंजीनियरों को तकनीकी पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा ही प्रबंधित किया जाना चाहिए, न कि ऐसे लोगों द्वारा जिनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है। उन्होंने अपने प्रबंधन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से रखा, जिनमें व्यक्तिगत भागीदारी, न्यूनतम नौकरशाही और विचारों का उम्र या पद के बजाय योग्यता के आधार पर सम्मान शामिल था। पेज ने अपनी टीम के लिए कई मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, जिनमें प्रक्रियाओं को तेजी से करने के लिए व्यक्तिगत भागीदारी, अनावश्यक बाधाओं से बचना, टीम के बीच खुला संवाद और पदानुक्रम की बजाय विचारों को महत्व देना शामिल था। उनका नेतृत्व सशक्तिकरण और सहयोग को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित था। उनकी नेतृत्व शैली तकनीकी उत्कृष्टता और उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन की निरंतर खोज से परिभाषित थी। पेज ने गूगल के सर्च इंजन की गति और दक्षता पर विशेष जोर दिया, यह मानते हुए कि तेज प्रतिक्रियाएं उपयोग को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने इंजीनियरों को प्रेरित किया कि वे लैग टाइम को न्यूनतम करें और सभी प्रक्रियाओं में गति को प्राथमिकता दें, जिसमें होम पेज का डिजाइन भी शामिल था, जिसे जानबूझकर न्यूनतम रखा गया था ताकि सर्च परिणाम जल्दी लोड हो सके। हालांकि उनकी शैली को आलोचना भी मिली, विशेष रूप से उसके दीर्घकालिक प्रभावों और कर्मचारी मनोबल पर, लेकिन उनकी तकनीकी दृष्टि और उपयोगकर्ता अनुभव के प्रति प्रतिबद्धता ने गूगल की सफलता की नींव रखी। प्रभावशाली निवेशकों के दबाव के बीच लैरी पेज ने अनिच्छा से गूगल के CEO पद से इस्तीफा दिया, ताकि सिलिकॉन वैली की जानी मानी फर्म्स क्लीनर पेरकिंस और सीक्वोया कैपिटल गूगल में $50 मिलियन का निवेश कर सकें। अगस्त 2001 में एरिक श्मिट ने CEO का पदभार संभाला, जबकि पेज प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट्स बन गए। श्मिट के कार्यकाल में गूगल की तेजी से वृद्धि हुई और 2004 में IPO दौरान पेज प्रमुख भूमिका में रहे, जिससे वे महज 30 वर्ष की उम्र में अरबपति बन गए। पेज के नेतृत्व में कई रणनीतिक अधिग्रहण हुए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय 2005 में एंड्रॉयड का 50 मिलियन में अधिग्रहण था। हालांकि शुरुआत में श्मिट को संदेह था, पेज ने यह महसूस किया कि हैंडहेल्ड डिवाइसेस गूगल सेवाओं की पहुंच को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने एंड्रॉयड के विकास में भारी निवेश किया और 2008 पहला एंड्रॉयड फोन लॉन्च हुआ। 2010 तक एंड्रॉयड ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया और यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। जनवरी 2011 में आधिकारिक घोषणा के बाद लैरी पेज ने 4 अप्रैल 2011 को गूगल के CEO के रूप में फिर से पदभार ग्रहण किया, जबकि श्मिट कार्यकारी अध्यक्ष बने। उस समय गूगल की मार्केट कैपिटलाइजेशन 180 बिलियन से अधिक थी और कर्मचारियों की संख्या 24,000 पार कर चुकी थी।
कुछ लोगों ने इसे उनका खोया हुआ दशक कहा, लेकिन उनकी वापसी ने गूगल के नेतृत्व और नवाचार के एक नए युग की शुरुआत की। सीईओ के रूप में वापस लौटते हुए पेज ने दो प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए: विभागीय नेताओं को अधिक स्वायत्तता देना और टीमों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देना। उन्होंने वरिष्ठ उपाध्यक्षों की एक एल टीम बनाई जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करते थे, और सीनियर मैनेजमेंट का पुनर्गठन किया। उन्होंने अपने पुराने टकराव पूर्ण दृष्टिकोण से हटते हुए झगड़े के लिए शून्य सहनशीलता की नीति लागू की, ताकि एक समरसतापूर्ण टीम वातावरण बन सके। उन्होंने कई उत्पादों और सेवाओं को बंद कर दिया और मौजूदा उत्पादों की कार्यक्षमता और रूपरेखा को सुव्यवस्थित किया। इस पुनर्डिजाइन पहल को प्रोजेक्ट कैनेडी कहा गया, जिसका उद्देश्य गूगल के सभी उत्पादों को एक समान डिजाइन सौंदर्य शास्त्र में लाना था। प्रोजेक्ट कैनेडी ने गूगल में डिजाइन क्रांति ला दी, जिसमें परिष्कार, सादगी और निरंतरता पर जोर दिया गया। यह पहल पेज की समर्पित उत्पाद श्रृंखला की दृष्टि का प्रतिबिंब थी। यूएक्स से डिजाइन टीम द्वारा विकसित किया गया नया यूआई ढांचा उपयोगकर्ताओं को एक सुंदर, सुलभ और सुसंगत प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। 2013 से 2015 तक गूगल के सीईओ के रूप में पेज का कार्यकाल उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता से चिह्नित रहा। उन्होंने 10x मानसिकता पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को प्रेरित किया कि वे ऐसे उत्पाद और सेवाएं बनाएं जो प्रतियोगियों से कम 10 गुना बेहतर हों। उन्होंने YouTube और Android जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स का समर्थन किया और पागलपन भरे विचारों की सराहना की। पेज ने सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया, जैसे कि सरकार द्वारा इंटरनेट पर लगाए गए प्रतिबंध। उन्होंने उपयोगकर्ता स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों पर चिंता जताई, तकनीकी प्रगति और सहयोग के पक्ष में भी बात की। उन्होंने तकनीकी उद्योग को नकारात्मकता और शून्य राशि खेलों से दूर हटकर अधिक रचनात्मक और सहकारी बनने की अपील की। पेज के नेतृत्व में गूगल ने अपने कार्यक्षेत्र को विस्तार देते हुए कैलिको जैसे पहल की शुरुआत की, जो एक जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास परियोजना थी, जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार करना था। नवाचार के प्रति पेज की प्रतिबद्धता ने प्रबंधन संरचना में पुनर्गठन की राह दिखाई, जिससे वे दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंपकर महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सके। अगस्त 2015 में पेज ने गूगल के पुनर्गठन की घोषणा की और इसे अल्फाबेट इंकॉम के रूप में पुनः स्थापित किया। उन्होंने खुद को अल्फाबेट का सीईओ बनाया और सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ नियुक्त किया। इस कदम का उद्देश्य प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और कंपनी में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देना था। पेज की नेतृत्व शैली समय के साथ विकसित हुई और उसने दीर्घकालिक दृष्टिकोण और नवाचार को प्राथमिकता देना शुरू किया, जिससे कुछ लोगों ने उन्हें फ्यूचरिस्ट कहा, जो महत्वाकांक्षी और असंभव से लगने वाले प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित रहते हैं। हालांकि वे दैनिक संचालन में कम शामिल थे, लेकिन तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने की उनकी रणनीतिक सोच और प्रतिबद्धता ने गूगल और इसके अल्फाबेट में परिवर्तन पर स्थायी प्रभाव डाला। के सह संस्थापक लैरी पेज ने 3 दिसंबर 2019 को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे अब अल्फाबेट के सीईओ नहीं रहेंगे और सुंदर पिचाई, जो उस समय गूगल के सीईओ थे, अब अल्फाबेट का नेतृत्व करेंगे। पेज और सर्गेई ब्रिन, एक अन्य सह संस्थापक, ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि अल्फाबेट और गूगल एक स्वतंत्र और स्थिर रूप में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, इसलिए 2 सीईओ और एक प्रेसिडेंट की आवश्यकता अब नहीं रह गई थी। पेज और ब्रिन ने बताया कि कैसे अल्फाबेट का विस्तार हुआ और गूगल व अन्य प्रोजेक्ट्स अपनी दिशा में सही तरीके से चल रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अब कंपनी को एक सीईओ के तहत और भी सरल तरीके से संचालित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कंपनी को बेहतर ढंग से चलाने का कोई तरीका है तो वह अपनाना चाहिए। चूंकि सब कुछ अच्छे से चल रहा था, 2 सीईओ रखने का कोई मतलब नहीं रह गया था। अल्फाबेट के सीईओ पद से हटकर सुंदर पिचाई को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लेकर लैरी पेज ने यह दिखाया कि उन्हें पिचाई की नेतृत्व क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। पिचाई गूगल के सीईओ के रूप में पहले ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए पेज को विश्वास था कि वे अल्फाबेट और गूगल दोनों का नेतृत्व संभाल सकते हैं। इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि पेज ने कंपनी के भविष्य को सुंदर पिचाई के हाथों सौंपने में कोई संकोच नहीं किया। लैरी पेज का अल्फाबेट के सीईओ पद से हटने का निर्णय एक सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने की दिशा में था। उन्होंने नेतृत्व की बागडोर सुंदर पिचाई को सौंपकर यह सुनिश्चित किया कि कंपनी में निरंतरता और स्थिरता बनी रहे। इससे कंपनी बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकी और पिचाई को दोनों संस्थाओं का नेतृत्व करने का अवसर मिला। लैरी पेज
अपने मित्र एलन मस्क के साथ टेस्ला मोटर्स में निवेशक हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रसिद्ध कंपनी है। पेज नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक को लेकर उत्साही हैं और Google.org के माध्यम से प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने का समर्थन करते हैं। इसके अलावा वे अन्य वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं में भी निवेश करते हैं ताकि स्थिरता को बढ़ावा मिल सके और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता की कम हो। पेज ओपनर और किटी हॉक जैसे स्टार्टअप्स में भी शामिल हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए हवाई वाहनों के विकास पर काम कर रहे हैं। ये उपक्रम यातायात की भीड़ को कम करने और शहरी क्षेत्रों में यात्रा के अधिक प्रभावी साधन प्रदान करने के उद्देश्य से परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में प्रयासरत हैं। पेज उन्नत बुद्धिमान प्रणालियों के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का अन्वेषण करने में रुचि रखते हैं। उनका मानना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रचुरता बनाई जा सकती है और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। पेज कार्य सप्ताह को छोटा करने और तकनीकी बेरोजगारी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के विचार का समर्थन करते हैं, जैसा कि पीटर डियामांडिस की किताब में बताया गया है। पेज ने सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी की स्थापना में भी भूमिका निभाई, जो ट्रांसह्यूमनिज्म पर केंद्रित एक थिंक टैंक है। यह विश्वविद्यालय तकनीक और मानवता के संगम की खोज करता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजना और समाज के उत्थान के लिए उन्नत तकनीकों की क्षमता का उपयोग करना है। लैरी पेज का व्यक्तिगत जीवन। 2000 के दशक की शुरुआत में लैरी पेज ने थोड़े समय के लिए मैरिसा मेयर को डेट किया, जो बाद में याहू की सीईओ बनी। उस समय मेयर गूगल में कार्यरत थी। 2005 में पेज ने कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में 9000 वर्ग फीट का एक स्पेनिश औपनिवेशिक शैली का घर खरीदा। यह ऐतिहासिक घर पेड्रो जोसेफ डी लेमोस द्वारा डिजाइन किया गया था और अमेरिका के राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थलों की सूची में भी दर्ज है। 2007 में पेज ने ल्यूसिंडा साउथवर्थ से विवाह किया, जो एक शोध वैज्ञानिक हैं और अभिनेत्री कैरी साउथवर्थ की बहन हैं। उनके 2 बच्चे हैं, जो क्रमशः 2009 और 2011 में पैदा हुए। 2009 में पेज ने पालो आल्टो में एक पर्यावरण अनुकूल घर बनाने की परियोजना शुरू की। उन्होंने आसपास की संपत्तियां खरीदी, मौजूदा घरों को गिराया और पुनर्नवीनीकरण सामग्रियों, कम VOC वाले रंगों और सौर पैनलों जैसी हरित डिजाइन विशेषताओं को अपनाया। 2011 में पेज ने $45 मिलियन में सुपरयाच सेंसेस खरीदी। 2013 में उन्होंने गूगल प्लस पर खुलासा किया कि उन्हें वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है और उन्होंने वोकल कॉर्ड तंत्रिका कार्य अनुसंधान में $20 मिलियन से अधिक का दान दिया। पेज के पारिवारिक फाउंडेशन कार्ल विक्टर पेज मेमोरियल फंड ने 2014 में पश्चिम अफ्रीका में इबोला वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए $15 मिलियन का दान दिया। अगस्त 2021 में यह जानकारी सामने आई कि पेज के पास न्यूजीलैंड का रेजिडेंट वीजा है और वे अपने बेटे के इलाज के लिए वहां गए थे। कोविड-19 महामारी के दौरान वे अपने परिवार के साथ फिजी में रह रहे थे। 2023 में अमेरिकी वर्जिन द्वीप समूह ने JP मॉर्गन चेस और जेफरी एप्स्टीन के संबंधों से जुड़ी एक मुकदमेबाजी में पेज को समन भेजने की कोशिश की। पेज ने कैरेबियन और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में कई निजी द्वीपों में भी निवेश किया है, जिनमें हांस लोलिक द्वीप, यूस्टाटिया द्वीप, कायो नॉटे और तवारुआ शामिल हैं। लैरी पेज को मिले पुरस्कार और सम्मान। PC मैगजीन ने गूगल को शीर्ष 100 वेबसाइटों और सर्च इंजनों में स्थान दिया और 1999 में वेब एप्लीकेशन विकास में नवाचार के लिए टेक्निकल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। को वेबी अवार्ड एंड पीपल्स वॉइस अवार्ड मिला और 2001 में सर्च इंजन वॉच से कई पुरस्कार मिले, जैसे आउटस्टैंडिंग सर्च सर्विस और बेस्ट डिजाइन। 2002 में पेज को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल लीडर फॉर टुमारो नामित किया गया। पेज और ब्रिन को MIT की टेक्नोलॉजी रिव्यू की 35 अंडर 35 सूची में भी शामिल किया गया और 2003 में उन्हें IE बिजनेस स्कूल से मानद MBA प्राप्त हुआ। 2004 में पेज और ब्रिन को मार्कोनी फाउंडेशन का पुरस्कार और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फेलो के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने अमेरिकन एकेडमी ऑफ अचीवमेंट से गोल्डन प्लेट अवार्ड भी प्राप्त किया। 2004 में पेज एक्स प्राइज के ट्रस्टी बने और नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में शामिल हुए। 2005 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के फेलो चुने गए और प्रिंस फिलिपे से प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड्स में कम्युनिकेशन अवार्ड प्राप्त हुआ। 2009 से अब तक 2009 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। 2011 तक वे फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में 24वें स्थान पर और अमेरिका के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति थे।
2015 में फोर्ब्स ने गूगल को डिजिटल युग की सबसे प्रभावशाली कंपनी कहा। जुलाई 2014 में पेज की अनुमानित संपत्ति 32 अरब डॉलर थी, जिससे वे विश्व में 17वें सबसे अमीर व्यक्ति बने। फॉर्च्यून मैगजीन ने 2014 में पेज को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहा। मेन पेज को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया और उन्हें दुनिया का सबसे साहसी सीईओ कहा। अक्टूबर 2015 में गूगल कर्मचारियों ने उन्हें फोर्ब्स की अमेरिकाज मोस्ट पॉपुलर चीफ एग्जीक्यूटिव्स सूची में पहले स्थान पर चुना। अगस्त 2017 में पेज को इटली के अग्रिजेंटो शहर की मानद नागरिकता प्रदान की गई।